गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेली करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 का बानू मुश्ताक को और दीपा बश्ती को हार्ट लैम्प अ कलेक्शन ऑफ 12 शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए इन्हें दिया गया है। ये दोनों भारत की हैं और इन्होंने जो अपना काम है वो इन्होंने छोटी छोटी स्टोरीज़ बनाई। 1990 से 2023 के बीच में जो इनकी स्टोरीज़ थी उनको जो है वो दीपा बश्ती ने ट्रांसलेट किया फ्रेंच, इटालियन, डेनिश और जापानीज़ में, और इन्हीं को फिर इसी के वर्क के लिए इन लोगों को बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। ये पहली कन्नड़ हैं जो कि इस प्रकार का इन्हें पुरस्कार मिला है जिन्हें, और हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है जब शॉर्ट स्टोरीज़ के कलेक्शन के लिए किसी को सम्मान दिया गया हो। इससे 3 साल पहले गीतांजलि श्री, इन्हें भी जो है वो बुकर प्राइज़ दिया गया था। उनके राइटिंग थी टॉम ऑफ सैंड, और इसको ये हिंदी में थी जिसको कि ट्रांसलेट किया था डेज़ी रॉकवेल ने। जो बानू मुश्ताक हैं वो कर्नाटका के हसन ज़िले की हैं, और इन्होंने अपनी स्टोरी में प्रतिदिन जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो अपने जीवन में किस प्रकार का एक्सपीरियंस करती हैं, कैसी उनकी पेन्स हैं, कैसी उनकी सफरिंग्स हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी में, उससे रिलेटेड इनका वर्क है। इन्होंने कई सारी स्टोरीज़ लिखी हैं जिसमें कि एक स्टोरी है इनकी स्वीट आसिफा की, और इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे एक छोटी सी बच्ची है जिसको कि अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है अपने सिबलिंग्स को देखने के लिए और अपनी माँ की हेल्प करने के लिए। इसी तरह जो भी महिलाएं जो है वो हार्डशिप फेस करती हैं डेली लाइफ में, वह इसी पे इनकी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं। और ये जो मिस मुश्ताक हैं इनको 77 वर्ष की आयु में पुरस्कार मिला है, और इनिशियली जो है वो इन्हें अपने कामों के लिए काफ़ी विरोध का भी सामना करना पड़ा था। इसके अलावा अगर हम बात कर लें अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो भारत बायोटेक है, इसने जो है वो ओरल कॉलेरा वैक्सीन ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया है। इनके द्वारा बताया गया है कि भारत बायोटेक ने हिलकॉल जो एक ओरल कॉलेरा वैक्सीन है उसका फेज़ 3 का क्लिनिकल ट्रायल को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और इसमें ये जो है ये जो वैक्सीन है इसे जो है वो 1800 इंडिविजुअल्स पे जो है वो टेस्ट किया गया है, जिसमें कि इन्फेंट से लेके अडल्ट तक पे जो है वो 10 क्लिनिकल साइट्स पे टेस्टिंग हुई है। और इसने जो है वो दर्शाया है 4-fold राइज इन विब्रियो साइडल एंटीबॉडीज अगेंस्ट बोथ ओगावा एंड एनावा सेरोटाइप्स प्रूविंग नॉन इन्फीरियरिटी टू लाइसेंस्ड वैक्सीन्स। तो इस तरह से जो अभी तक की जो वैक्सीन्स हैं उसकी तुलना में 4 गुना ज़्यादा इसने एंटीबॉडीज़ दर्शाई हैं। तो ये शो करता है कि ये एक अफेक्टिव ओरल कॉलेरा वैक्सीन साबित हो सकती है, और जो इसके ट्रायल्स हैं वो फ्यू मंथ्स में जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। फिर अगर हम बात कर लें तो भारत की तरफ से इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसमें बताया गया है, एक रिपोर्ट मांगी गई थी आरटीआई के द्वारा, तो आरटीआई दाखिल किया गया तो उसमें बताया गया है कि 194 ओसीआई जो है मतलब ओवरसीज सिटीज़न जो हैं उनके जो कार्ड्स हैं उनको कैंसिल किया गया है, और 2014 से लेके 2025 के बीच में। और जो ओसीआई रजिस्ट्रेशन हैं उनको किस एक्ट के तहत कैंसिल किया गया है, सेक्शन 7D ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। और अगर हम बात कर लें तो इसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे जो है वो 23 तक जो है वो 122 टाइम्स कैंसिलेशन हुए, फिर 24 में 57 टाइम्स, फिर उसके बाद 19 मई तक जो है वो 15 टाइम्स कैंसिलेशन हुए हैं। ओसीआई क्या है ये जान लेते हैं। ओसीआई या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ये एक प्रकार का परमानेंट रेजिडेंसी होता है जो कि किन्हें अवेलेबल होता है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन को,
और ये इन्हें अलाउ करता है कि ये इंडिया में इंडेफिनिट टाइम तक रह सकें और काम कर सकें। इसके अलावा इन्हें और भी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये रियल इस्टेट में ये ज़मीन खरीद फरोख्त कर सकते हैं और कंट्री के अदर इन्वेस्टमेंट्स में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि इसका जो नाम है ओवरसीज सिटीजनशिप, लेकिन ये किसी प्रकार की सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड करता है। और ये किसी तरह का इसके अगर कोई ओसीआई का कार्ड धारक है तो उसको किसी भी तरह का कोई वोटिंग राइट नहीं है इंडिया इलेक्शंस में, और वो किसी भी प्रकार का पब्लिक ऑफिस जो है वो होल्ड नहीं कर सकता है। इंडियन गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो ओसीआई स्टेटस को जो है वो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में जो है वो रिवोक कर सकती है, छीन सकती है। 2022 तक बताया गया है कि 4 मिलियन जो है वो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं जो इंडियन डायस्पोरा है उसके अंतर्गत। फिर अगर हम बात कर लें अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को मारने के लिए जो आंदोलन सरकार की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो इसमें जो हैं वो 27 जो नक्सलाइट्स हैं उनकी मृत्यु हुई है। और इसमें जो मुख्य हैं वो हैं नंबला केशव राव, जिन्हें कि बसावा राजू भी कहा गया है, और ये जनरल सेक्रेटरी हैं ये जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, उसके। तो इनकी मृत्यु से माना जा रहा है कि जो नक्सली आंदोलन है उसको एक झटका लगेगा। और भारत सरकार का ये कहना है कि भारत सरकार का टारगेट है कि 2026 मार्च तक जो नक्सलिज्म है उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट किया जाए, हटाया जा सकेगा। फिर अगर और अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। तमिलनाडु की जो सरकार है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एजुकेशन फंड्स को रिलीज़ करने के लिए जो है सूट दाखिल किया गया है, याचिका दायर की गई है, जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ ये केस फाइल किया है। और इनका कहना है कि करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा का जो फ़ंड है उसे सरकार ने विदहोल्ड करके रखा है, अपने पास रखा है, क्योंकि जो तमिलनाडु की सरकार है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के विरोध में है। और इनका कहना है कि जो ये फ़ंड की कमी है इसकी वजह से 43 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स और स्टाफ्स को भी काफ़ी दिक्कतें आई हैं। और तो जो स्टेट है उसने एक जुडिशियल डिक्लेरेशन मांगा है, सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि NEP 2020 के तहत जो प्रधानमंत्री PM श्री स्कूल स्कीम जो है वो तमिलनाडु में बाइंडिंग नहीं है। और इसमें ये भी कहा है कि समग्र शिक्षा अभियान जो समग्र शिक्षा स्कीम है उसके तहत जो सेंटर जो फंड्स को एलोकेट करता है और उसके में ये नेसेसरी जोड़ा गया है कि अगर NEP का इम्प्लीमेंटेशन होगा तभी वो फंड्स जो है वो मिलेंगे। तो तमिलनाडु की तरफ से ये मांग की गई है कि इसे जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो जो लायंस का काउंट है, लायंस का नंबर जो है वो कंट्री में काफ़ी बढ़ गया है। गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, उसमें बताया गया है कि कैसे जो है वो जो लायन पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा गुजरात में कॉन्सेंट्रेटेड है और 2020 से लेकर 25 तक के बीच में 32% की इंक्रीज़ इसमें हुआ है। 891 लायंस को रिपोर्ट किया गया है और ये जो है हाईएस्ट जो लायंस हैं वो 394 जो है वो गिर नेशनल पार्क और पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनको ऑब्जर्व किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रोजेक्ट लायन की स्टार्ट किया गया था मार्च में, जो कि एक 2900 करोड़ रुपीस की एक प्रोजेक्ट है और इसका एम है लायन के हैबिटेट को डेवलप करना, जो करंट हैबिटेट है उसको इम्प्रूव करना और न्यू हैबिटेट्स को डेवलप करना। तो ये लायन कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव में एक बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। फिर अगर हम बात कर लें PM के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशंस का इनॉग्रेशन किया जाएगा आज। और ये
18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की 86 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इनाग्रेशन होगा। तो प्रधानमंत्री जो है वो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है वो बीकानेर राजस्थान में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है देश नोके रेलवे स्टेशन, उसको जो है वो उसका इनाग्रेशन वो करेंगे। और ये जो भी रेलवे स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं, इनको जो रीडेवलप इनका किया गया है, ये मॉडर्न फैसिलिटीज़ इनमें प्रोवाइड की गई हैं और हर प्रकार की पैसेंजर एमिनिटीज़ को भी ध्यान में रखा गया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत। फिर अगर हम बात कर लें तो नेवी ने जो है वो एक शिप स्टिच किया है, रिक्रिएट किया है, जो कि 5th सेंचुरी की अजंता पेंटिंग्स पे आधारित है। ये जो शिप है इसका नाम दिया गया है INSV कौंडिन्य और नेवल बेस कारवार में जो है एक सेरेमोनियल इवेंट में इसका इनाग्रेशन किया गया है। ये एक रिक्रिएशन है 5th सेंचुरी वेसल का, जो कि अजंता केव्स में इसकी पेंटिंग्स थी। और ये एक ट्राईपार्टीट है, त्रिपक्षीय एग्रीमेंट है जो कि जुलाई 2023 में इसको साइन किया गया था बिटवीन यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री, नेवी और होदी इनोवेशंस के। और अगर हम बात कर लें तो नेवी ने कहा है कि नेवी ने जो है वो एक सेंट्रल रोल प्ले किया है इस प्रोजेक्ट में, इसकी डिज़ाइन में, टेक्निकल चीज़ों को देखने में, कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में। और ये जो शिप है, जो शिप जो है वो तैयार की गई है, इसमें जो है वो स्क्वायर सेल्स हैं, स्टीयरिंग्स हैं और ये इन जो मॉडर्न डे शिप्स हैं उन्हीं के जैसा जो है उसको बनाने का पूरा कोशिश किया गया है। फिर अगर हम बात कर लें तो अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में तो वार्मिंग का इफ़ेक्ट बताया गया है कि कैसे जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब जो साइक्लोन्स होंगे वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगे पहले के कंपैरिजन में। अब जो साइक्लोन्स आएंगे वो पहले की तुलना में सबसे ज़्यादा पावरफुल होंगे। और ये जो स्टडी हुई है ज्यूरिक के रिसर्चर्स के द्वारा की गई है, स्विट्ज़रलैंड के, और इसमें बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इंटेंसिटी है साइक्लोन्स की वो काफ़ी बढ़ गई है।